नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हाजिर है। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा दौरा, राज्य को मिलेगी विकास की सौगात। प्रधानमंत्री करेंगे मयूरभंज जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ ही कृषि से जुड़ी कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए जोरदार तैयारियां, कहीं योग मैराथन तो कहीं फिटनेस अभियान। इस बार योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर लागू होने के बाद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। ईरान के साथ शांति समझौते और परमाणु मुद्दे से जुड़ी जटिलताओं पर होगी चर्चा। और चेन्नई में आज भारत अफगानिस्तान क्रिकेट वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच। क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और अब खबरें विस्तार से। आज का दिन ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा को विकास की बड़ी सौगात देने वाले हैं। साथ ही पीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनके गांव का भी दौरा करेंगे। पीएम के दौरे पर हमारे संवाददाता निशांत राय की एक खास रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस महत्वपूर्ण दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचकर संथाली जाहेरा और हो जाहेरा जैसे पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहाड़पुर स्कूल और स्किल सेंटर का दौरा करेंगे, जहां शिक्षा, कौशल विकास और आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों की जानकारी लेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकास धारा ओडिशा सारा थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं ऊर्जा, औद्योगिक अवसंरचना, सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिनका विशेष फोकस आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के विकास पर रहेगा। उड़ीसा में पहली बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ में एक साथ इनका गांव में रहेंगे और प्रेरणा का पीठ है, कोल्हो और सांतल का जो पीठ है वो पीठ को पूजा अर्चना करेंगे। फिर शिक्षानुष्ठान है, स्किल डेवलपमेंट और गांव में जो विद्यार्थी का स्कूल, इसको भी परिदर्शन करेंगे। इनको विद्यार्थी को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। जिन प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें 600 मेगावाट की अपर इंद्रावती पम्प्ड स्टोरेज परियोजना शामिल है। इसके अलावा बौद्ध में 300 बिस्तरों वाले जिला मुख्यालय अस्पताल भवन का उद्घाटन, साथ ही ओडिशा के विभिन्न जिलों में 24 अटल बस स्टैंड और 9 स्वचालित परीक्षण केंद्रों का भी उद्घाटन होगा। NH 57 पर नयागढ़ टाउन बाईपास, जागपुरा जाजपुर क्योंझर रोड, बैतरानी रोड मल्टी ट्रैकिंग परियोजना, रायरंगपुर में खेल परिसर और जनजातीय अनुसंधान केंद्र आदि शामिल है। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। माना जा रहा है कि ये विकास पैकेज ओडिशा के औद्योगिक और सामाजिक विकास को नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन
और शिलान्यास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति इस कार्यक्रम को बेहद खास बना रही है। वहीं 47,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उड़ीसा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं। कैमरा पर्सन विश्वेंदु के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मयूरभंज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के सिलसिले में ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल से डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर सुमेश पटेल ने खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उड़ीसा में बीजेपी सरकार को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा आ रही हैं। सर, एक खास मौका है, बीजेपी को 2 साल पूरे हो गए हैं। सर, क्या कहेंगे? उड़ीसा के लिए आज का दिन सबके लिए स्मरणीय दिन है। 2 साल में उड़ीसा में तो हमने 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा माँ बहन को हमने सुभद्रा योजना में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, टूरिज्म में हमने जो बताए थे, टूरिज्म में काफ़ी डेवलपमेंट काम हुआ है। पिछले 2 वर्षों में उड़ीसा में आम लोगों में क्या बदलाव आया है? पूर्वोदय का जो बात हम बोलते थे 14 से होता था, लेकिन सरकार आने के बाद, डबल इंजन सरकार आने के बाद ये तेजी आया, इसमें तेजी आया और काम अभी स्पीड ले रहा है, अभी काम तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। उसी तरह से उड़ीसा राज्य में भी विकसित काम करना है। उड़ीसा समृद्ध होगा, उड़ीसा नंबर 1 राज्य बनेगा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा आएंगे तो यहाँ के लोगों को हजारों करोड़ों की सौगात भी देंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी रहेंगे। इस दौरान वे तारकेश्वर में आयोजित पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल को विकास की नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे। हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष समारोह की थीम है पश्चिम बंगाल, विरासत, सौहार्द और विकास। इस मौके पर प्रधानमंत्री रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे भेजी जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के 45 लाख से अधिक किसानों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इस धरती पर देवादिदेव महादेव तारकेश्वर बाबा है और इस धरती पर पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने सपना देखा था इस बंगाल, पश्चिम बंगाल होकर भारत से जुड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब भी होगा। बहुत सारा फायदा मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिंगूर से लेकर तारकेश्वर लेकर होरीपल से लेकर आरामबाग तक रेल से जुड़ा हुआ जो कॉरिडोर है, उससे लेकर बाबा तारकनाथ धाम है, उससे लेकर जो किसान भाई है, उससे लेकर बहुत चीज मिलेगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों की भी शुरुआत करेंगे। मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण परियोजना और बीरभूम के सैंथिया में नए मछली बाजार का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नदिया जिले के हरिण घाटा में बकरियों के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेंट बैंक का भी उद्घाटन किया जाएगा। पूर्वी भारत की ये अपनी तरह की पहली आधुनिक सुविधा है जो पशुधन की नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। डबल इंजन का सरकार के चलते ही फायदा मिलेगा। ये पहले क्या था, केंद्र का योजना आता था, यहाँ बंगाल के जो तृणमूल सरकार थी वो उसको बंद करवाने में लगी रहती थी। आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ग्रामीण सड़क योजना हो, कोई भी योजना हो, उस योजना बंगाल के आम जनमानस को ना मिले, इसका पूरा पावर लगा देती थी पिछले बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार। रेलवे क्षेत्र में लगभग 590 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इनमें सांक्राइल सांतरागाछी लिंक लाइन,
हावड़ा में 300 बेड वाला नया रेलवे अस्पताल और पूर्वी मेदिनीपुर में एक रोड ओवर ब्रिज शामिल है। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 49 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 315 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सड़कें गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देंगी, लोगों की बाजारों और जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। इन परियोजनाओं के जरिए पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति मिलने के साथ साथ विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। किसानों के कल्याण, बेहतर बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर खास जोर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। साथ ही ये विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। कैमरा पर्सन मोहन मुकुर शर्मा और उत्तम सिंह के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह माता अंबाबाई मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर मंदिर परिसर के आधुनिकीकरण साथ ही सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अमित शाह धन्यवाद सभा भी करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह कल्पना अवाड़े जनता सहकारी बैंक इचलकरंजी के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे और शाम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया यूएस फोरम 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां और जटिलताएं भी हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, उसके हित भी बढ़ेंगे और ज्यादा विविध होंगे। इसलिए भारत को बदलती दुनिया में अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि उथल पुथल भरी दुनिया में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में एआई पर एक महत्वपूर्ण इंटरैक्टिव डायलॉग आयोजित किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने देश का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एआई आज तेजी से दुनिया को बदल रहा है, इसलिए इसके लिए ऐसे वैश्विक सहयोग की जरूरत है जिसमें सभी देशों की भागीदारी हो। भारत चाहता है कि एआई का विकास सुरक्षित तरीके से हो और इसका फायदा सभी लोगों तक पहुंचे। भारत को उम्मीद है कि पैनल एआई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सार्थक योगदान देगा और नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में व्यक्त किए गए विजन को आगे बढ़ाएगा। ग्लोबल साउथ में आयोजित पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन के रूप में इस सम्मेलन ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि एआई के लाभ सभी देशों तक पहुंचे और विकासशील देश केवल एआई तकनीकों के उपभोक्ता न हो, बल्कि एआई गवर्नेंस के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदार बने। India looks forward to the panel making a meaningful contribution to international cooperation on AI and to advancing the vision articulated at the India AI Impact Summit 2026 held in New Delhi. As the first global AI summit hosted in the Global South, the summit underscored the importance of ensuring that the benefits of AI are accessible to all countries and that developing countries are not merely consumers of AI technologies, but in fact active participants in shaping the future of AI governance. In this regard, the Independent International Scientific Panel can play an important role by providing the objective, evidence-based scientific foundation needed to support informed global discussions and to ensure that AI governance frameworks are inclusive, development-oriented, and fully responsive to the needs and priorities of the Global South. भारत को वित्तीय अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार जोर देता रहा है। ऐसे में FATF में यह नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक स्तर पर आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क और अवैध वित्तीय तंत्र के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। विवेक अग्रवाल इससे पहले भारत के FATF प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के निदेशक रह चुके हैं। वित्तीय निगरानी और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी तंत्र में उनके व्यापक अनुभव से FATF के वैश्विक उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद देश के युवा लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नजर भारत के प्रतिभावान युवाओं पर है। भारत की युवा शक्ति की प्रशंसा आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हो रही है। ये देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि ये दुनिया का सबसे युवा देश है। ये देश का संस्कार और कल्चर है कि दुनिया में जहाँ जाते हैं वहाँ पॉजिटिविटी से काम करता है, कमिटमेंट से काम करता है, डेडिकेशन से काम करता है। तीसरा, इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में देश के युवाओं में अच्छी स्किल है। ये स्किल की दुनिया को रिक्वायरमेंट है, इसलिए दुनिया की नज़र इंडिया के सेमी स्किल और स्किल मैन यूथ पावर पर है। तो ये यूथ पावर आज देश को है, दुनिया उसको अप्राइज कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख करा कि देश के युवाओं के सामने ये सब लोगों की नज़र है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल का माहौल है। शिवसेना यूबीटी के सांसदों के अलग गुट बनाने के बाद उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। पार्टी को टूटते देख उद्धव ठाकरे ने एक भावनात्मक अपील की। हालांकि उद्धव की इस अपील पर शिवसेना के कई नेताओं ने उन्हें नसीहत दे दी है। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने यह कहा है कि यदि उद्धव मातोश्री से बाहर निकलकर लोगों के बीच गए होते तो आज पार्टी का ये हालत ना होती। लोगों को भावुक और भावनात्मक भाषणों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग चाहते हैं कि एक ऐसे नेता की आवश्यकता हो जो महाराष्ट्र में, देश में उनकी समस्याओं को दूर कर सके, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और आज जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, जहाँ तक शिवसेना की बात है, बहुत बड़े पैमाने पे लोग शिंदे साहब के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, इसलिए वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी उद्धव ठाकरे पर चुटकी ली है। निरुपम ने कहा कि इस भावनात्मक अपील का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब पार्टी ही नहीं बची तो अध्यक्ष रहकर क्या करेंगे। उनकी पूरी पार्टी क्रमशः खत्म होती चली जा रही है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो मातोश्री से बाहर निकलते नहीं, लोगों के बीच जाते नहीं, वो अपने पार्टी के एमपीज, एमएलए और जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं, कैडर के लोग हैं, उनसे किसी प्रकार का संवाद करते नहीं। इसलिए वो सब उनकी पार्टी छोड़ के हमारे पास शिवसेना में आ रहे हैं, क्योंकि यहां हमारी पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी बिखराव के बाद अब पार्टी बैंक खातों को लेकर एक नई चुनौती सामने आ गई है। नए विवाद के बाद तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इन बैंक खातों में 440 करोड़ रुपए जमा है और अब इसके लेन देन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पूर्ववर्ती ममता सरकार में खेल मंत्री रहे अरूप विश्वास ने तृणमूल पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में बीती 12 जून को एक निजी बैंक को पत्र लिखकर बताया था कि पार्टी का नेतृत्व इस समय किसके हाथ में है ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए फिलहाल पार्टी के बैंक खातों में किसी भी तरह का लेन देन रोक दिया जाए। अरूप विश्वास के इस पत्र के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के ऋतव्रत बंदोपाध्याय गुट ने पार्टी के फंड के उपयोग की जांच की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। इधर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि अरूप विश्वास को 5 जून को कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह शुभाशीष चटर्जी को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच आपसी संबंधों और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अहमदाबाद से कोलंबो के लिए फिट्स एयर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई तो दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क का एक नया अध्याय है। इस नई हवाई सेवा के शुरू होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसके साथ ही यह दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और अधिक सुगम बनाएगा। इस उद्घाटन समारोह में श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग की प्रथम सचिव वाणिज्य ने भी विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी खबरें आपसे रूबरू करेंगे।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा, क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भागदौड़ भरी इस दुनिया में मानसिक शांति और बेहतरीन फिटनेस के लिए आज पूरी दुनिया योग की दीवानी हो चुकी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए विश्व भर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। आइए देखते हैं कि भारत की ये प्राचीन विरासत आज एक ग्लोबल लाइफस्टाइल ट्रेंड कैसे बन चुकी है। प्राचीन भारतीय ज्ञान योग आज दुनिया भर में एक सशक्त वैश्विक जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख साधन बन चुका है। 19वीं सदी के अंत में स्वामी विवेकानंद द्वारा पाश्चात्य देशों में इसकी नींव रखी गई थी। आज विश्व के अधिकांश देशों में करोड़ों लोग इसे अपना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर शोर से की जा रही है। कई देशों में योग दिवस को सफल बनाने के लिए कई जगहों पर सामूहिक रूप से योगाभ्यास किए जा रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस सहित कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए बड़े स्तरों पर योगाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में सभी उम्र के लोग भाग ले रहे हैं। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो या फ्रांस का एफिल टावर, जगहें बदल रही हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन जो नहीं बदल रहा वह है योग की मुद्राएं। वर्तमान में दुनिया के करीब 200 देशों में 2 अरब से ज्यादा लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं। साल 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी दुनिया की जीवन शैली बन जाएगा। अब योग सिर्फ मैट तक सीमित नहीं है, यह एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है। दुनिया भर में योग का बाजार 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। विदेशी बाजारों में योग के कपड़े, मैट और मोबाइल ऐप्स की बाढ़ आ गई है। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों में अब कॉर्पोरेट योग का चलन तेजी से बढ़ा है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने और डिप्रेशन से बचाने के लिए दफ्तरों में ही योग सत्र आयोजित करवा रही हैं। भारत सरकार ने भी विदेशी नागरिकों के लिए विशेष ई-आयुष वीजा की शुरुआत की है, जिससे मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया के विजन को नए पंख मिले हैं। योग ने दुनिया को सिखाया है कि सेहत सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली से मिलती है। इस वर्ष के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है, जो उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग की वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कुछ सुकून की जरूरत है, तो ये सिर्फ योग और ध्यान के जरिए मुमकिन है। योग के द्वारा जहां हम शारीरिक सौष्ठव, मानसिक विकास को प्राप्त करते हैं, वहीं ध्यान के जरिए अपने अंदर की ऊर्जा को प्रवाहित कर प्रेम, करुणा, धैर्य, उदारता और क्षमा जैसे गुणों का विकास कर सकते हैं। गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के प्रभावी होते ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का प्रभावी क्रियान्वयन फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं।
विटकॉफ वहां ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर पहले दौर की तकनीकी बातचीत का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले लेबनान में संघर्ष के चलते इस वार्ता को अस्थायी रूप से टाल दिया गया था। ईरान ने स्पष्ट कर दिया था कि परमाणु वार्ता आगे बढ़ाने के लिए लेबनान में युद्ध विराम एक अनिवार्य शर्त है, जिसके बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में युद्ध विराम लागू हो गया है। खेल की खबरों में भारत और अफगानिस्तान 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में आज आमने सामने होंगे। सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम अब तीसरे और अंतिम मुकाबले में जीत दर्ज कर 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा। दीजिए अनुमति। नमस्कार।